हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हिंदी वीआर चैनल में। ये 2023 का PYQ रहेगा। 2023 का PYQ पार्ट 1 है ये। इसमें 35 क्वेश्चन आएगा। पार्ट 2 मैं लेके आऊँगा, फिर पार्ट 3 तक आएगा ये, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएगा इसमें। NCERT नोट्स के साथ मिलेगा। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं NCERT के साथ, और अपना 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है क्या कहलाती है? तो स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या होता है ये। इसका आंसर होगा बी। कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? आपको कितना बार बताया गया है कि चाय तथा कॉफ़ी, पेप्सिको तथा कोका कोला, जब चाय की कीमत बढ़ती है तो लोग कॉफ़ी की मांग बढ़ा देते हैं, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कम्प्लीमेंट्री गुड क्या बोलते हैं? आवश्यकता अनुसार चीज़ें खरीदते, जैसे कार और पेट्रोल। आरामदायक और विलासिता वस्तुएं जीवन स्तर से जुड़ी होती है। NCERT कंसेप्ट क्या कहता है? स्थानापन्न वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के बीच धनात्मक संबंध होता है। एग्जाम टिप: बिहार बोर्ड परीक्षा में अक्सर चाय कॉफ़ी का उदाहरण देकर स्थानापन्न वस्तुओं की परिभाषा पूछती है। मेमोरी ट्रिक: स्थान बदलता है, एक ही जगह दूसरा इस्तेमाल कर लेना, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मांग वक्र की ढाल सामान्यतः होती है। कहाँ होती है? इसका आंसर हो जाएगा बाएं से दाएं नीचे की ओर। कितना बार क्वेश्चन मिल चुका है प्रीवियस ईयर में। इसका बी नंबर सही होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड के अनुसार किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग की मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध होता है, इसी कारण मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर ढालू होता है। कारण क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होगा। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आएगा। जब देखिए आय प्रभाव एवं प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। लॉ फार्मूला क्या कहता है? डिमांड कर्व स्लोप इक्वल टू, ये फार्मूला दिया गया है। दूसरा बोर्ड एग्जाम ट्रेंड क्या है? मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल। बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कीमत बढ़ेगी, मांग गिरी, ग्राफ नीचे गिरेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? मांग का संकुचन डिमांड तब होता है, कब होगा? तो कीमत की मांग बढ़ती है और मांग घटती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? कीमत बढ़ती है और मांग घटती है। एक्सप्लेनेशन कहता है जब अन्य बातें समान रहने पर केवल वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण उसकी मांग की मात्रा घट जाती है, तो इसे कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। ठीक है। अंतर इसका क्या है? मांग में संकुचन केवल कीमत बढ़ने से मांग घटता है। मांग में कमी कीमत के अलावा अन्य कारणों जैसे आय कम होना से मांग घटना। ठीक है। की कंसेप्ट क्या होता है? संकुचन एवं विस्तार में मांग वक्र बदलता नहीं है, केवल बंदूक का संचालन होता है। बोर्ड टिप: संकुचन और कमी का अंतर सब्जेक्टिव में 2 अंक के प्रश्नों में से पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो पता है आपको, नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या है ये? इस फाइनल गुड एंड सर्विस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। कहता है राष्ट्रीय आय में केवल चालू वर्ष में उत्पादित नई अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? नेशनल इनकम में केवल चालू वर्ष में उत्पादित नई अंतिम वस्तुएं और सेवाओं को मौद्रिक मूल्य में शामिल किया जाता है। किन्हें शामिल नहीं किया जाता है ये पढ़िए। एक तो मध्यवर्ती वस्तुएं, दूसरा पुरानी वस्तुएं, हस्तांतरण भुगतान। क्या होता है? मध्यवर्ती वस्तुएं दोहरी गणना से बचने के लिए छोड़ा जाता है। ठीक है। पुरानी वस्तु इसका मूल्य इनके उत्पादन वर्ष से ही जुड़ चुका होता है। तीसरा ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है? जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति बिना किसी उत्पादन के दिए जाते हैं। NCERT रूल क्या कहता है? नेट नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे सम करेंगे, वैल्यू एडेड बाई फाइनल गुड्स होगा। ठीक है। बोर्ड फैक्ट क्या कहता है? वृद्धा पेंशन
ये क्या है, डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, ठीक है। और रिटायरमेंट पेंशन क्या है, कारक आय है, इसमें ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, जीएनपी डिफ़ाल्टर है, क्या है जीएनपी डिफ़ाल्टर। तो इसको कल ही के क्वेश्चन में 2024 में दिया गया था पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन। नगद जीएनपी बराबर नगद जीएनपी डिवाइडेड वास्तविक जीएनपी इंटू 100 होता है। क्या है देखिए, इसका है विस्तृत व्याख्या। जीएनपी डिफ़ाल्टर अर्थव्यवस्था मूल स्तर में परिवर्तन यानी मुद्रास्फीति को मापने का एक सूचकांक है। इसका ये दिया गया फॉर्मूला। नगद जीएनपी क्या होता है, चालू कीमतों पर मापा गया, ये बोलते हैं करेंट प्राइस पर, ठीक है। और रियल जीएनपी जो होता है ना, बेस ईयर प्राइजेज होता है। क्या है इसका फार्मूला बॉक्स, इसका फार्मूला देखिए। डिफ़ाल्टर सूचकांक कीमत स्तर में कुल वृद्धि का प्रतिशत दर्शाता है। मेमोरी ट्रिक क्या है, नॉमिनल ऊपर होगा, रियल नीचे होगा, ये नॉमिनल होगा, ये रियल होगा, इंटू 100 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, जीएनपी डिफ़ाल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, गिफन गुड्स की मांग। कितना बार क्वेश्चन ये मिल चुका है, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन है। 6 का क्या होता है, गिफन गुड्स की मांग हमेशा बढ़ती है, इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, ठीक है। गिफन गुड्स क्या कहता है, गिफन गुड्स अत्यंत निम्न श्रेणी यानी इन्फेरियर गुड्स की वस्तु होती है जो मांग के नियम का एक्सेप्शन है। सर रॉबर्ट गिफन के अनुसार इन वस्तुओं की मांग बढ़ने पर इनकी मांग घटती नहीं है बल्कि बढ़ जाती है। और कीमत क्या कह रहा है, कीमत घटने पर मांग घट जाती है, ये है एक्सप्लेनेशन, ये कारण है। गिफन वस्तुओं का ऋणात्मक आय इसके धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक शक्तिशाली होता है। कर्व डायरेक्शन, गिफन वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। बोर्ड एग्जाम अलर्ट, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पर आप केयर कीजिएगा। इस सारा एनसीईआरटी कंसेप्ट है, एनसीईआरटी से उठा के डाला गया है। इसमें सभी गिफिन वस्तुएं निकृष्ट होती है परंतु सभी निकृष्ट वस्तुएं गिफिन नहीं होती है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मांग वक्र निम्न में से क्या दिखाता है। तो इकाई मांग लोच यानी ED बराबर 1S ये दिखाता है। आप इसको याद करने वाला है, थोड़ा सा देख लेने वाला है, बाकी इसमें कंसेप्ट तो है नहीं। देखिए ये देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, आयताकार अति परवलयाकार होता है तो इसके प्रत्येक बिंदु नीचे बने आयत का क्षेत्रफल समान होता है। इसका अर्थ है कि उपभोक्ता का कुल व्यय हमेशा स्थिर रहता है। मांग की लोच इकाई के बराबर ये होता है। इलास्टिसिटी वैल्यू ये दिया गया है आपको। डायग्राम फैक्ट आप समझ लीजिएगा, x तथा y को कभी स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, नेसेसिटीज की मांग की लोच होती है। क्या है नेसेसिटीज, आवश्यकता वस्तुएं, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। क्या है ये, तो हमेशा क्या होगी, इसका शून्य आंसर हो जाएगा। क्या है एक्सप्लेनेशन देखिए, क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक। विस्तृत व्याख्या क्या कहता है, जीवन रक्षक या अत्यंत आवश्यक वस्तु जैसे नमक, जीवन रक्षक दवाएं की मांग पूर्णतः बेलोचदार या शून्य होती है। इनकी कीमत चाहे कितनी भी बढ़ जाए या घट जाए उपभोग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नोट कीजिए, व्यवहारिक अर्थशास्त्र में आवश्यक वस्तु की लोच इकाई से कम भी मानी जाती है परंतु पूर्ण अति आवश्यक वस्तु के संदर्भ में उत्तर ED = 0 लिया जाता है। देखिए क्या है इलास्टिसिटी डिग्री, ये आवश्यक वस्तु है, ये विलासिता वस्तु है। बोर्ड एग्जाम में नमक की मांग की लोच का उत्तर हमेशा शून्य या बेलोचदार लिखा जाता है, याद रखिए, बोर्ड फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, पूछ रहे हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। कौन कौन होता है देखते हैं, आइए। 5 प्रकार का होता है, 5 कैटेगरी दिया गया है। पूर्णतः लोचदार मांग ED बराबर इन्फिनिटी होगा, फिर ED = 0 होगा, ED = 1 होगा, ED << 1 होगा, ED <> 1 होगा। क्विक चार्ट, >1 = 1, << 1
बराबर इन्फिनिटी, यानी ये पाँचों यहाँ पर दे दिया गया है, 5 को दिया गया है। एक बेलोचदार होगा 0 होगा, फिर 1 से बड़ा होगा, फिर 1 के बराबर होगा, फिर 1 से छोटा होगा, फिर 1 से नहीं इन्फिनिटी होगा। इन 5 श्रेणियों का रेखा चित्र खींचने का प्रश्न लघु उत्तरीय शॉर्ट्स क्वेश्चन में आता है। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मांग की लोच मापने की प्रतिशत विधि का प्रतिपादन मार्शल ने किया था। यही कर रहा है, क्या है इसका? ये आंसर सी हो गया। इसका विस्तृत व्याख्या क्या कहता है? मांग की लोच को मापने की अनुपातिक या प्रतिशत विधि का प्रतिपादन प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल और फ्लक्स द्वारा भी परिमार्जित ने किया था। मांग का नियम क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटिव है, दोनों है, यानी गुणात्मक है और परिमाणात्मक दोनों है। मांग की लोच 5 प्रकार की होती है, 6 नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। की डिफरेंस क्या है? नियम दिशा बताता है जैसे गुणात्मक, ठीक है, और लोच मात्रा बताती है जैसे परिणामात्मक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 एमपीसी पूछ रहा है, इसमें प्रवृत्ति क्या है, एमपीसी की प्रवृत्ति क्या है? तो आपको पता होगा एमपीसी की प्रवृत्ति निकाला जाता है, एमपीसी इजकल टू डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई, ठीक है। क्या है डेल्टा सी डेल्टा वाई? विस्तृत व्याख्या क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन डेल्टा वाई से डिनोट किया जाता है, और उपभोग में होने वाले परिवर्तन को डेल्टा सी का अनुपात डेल्टा सी से डिनोट किया जाता है। एमपीसी इक्वल टू होता है डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई, ठीक है। एपीसी औसत उपभोग प्रवृत्ति होता है, डेल्टा सी बट्टा डेल्टा वाई, सी बट्टा वाई होता है, ठीक है। एमपीसी का मान 0 और 1 के बीच रहता है, ठीक है। किन्सन आइडेंटिटी क्या है? एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है, और डेल्टा का अर्थ परिवर्तन, चेंज होता है। डेल्टा मतलब क्या हो गया? चेंज, ठीक है, हमेशा मतलब वो चेंज करते रहेगा डेल्टा का। इक्विलिब्रियम वह स्थिति है जिसमें गति की शुद्ध प्रवृत्ति न हो। कथन किसका है? इक्विलिब्रियम का पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम कौन होगा इसका? केई बाउल्डिंग होगा, ठीक है, केई बाउल्डिंग इसका आंसर होगा 12 नंबर का। क्या है 12 नंबर? केई बाउल्डिंग। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर के.ई. बाउल्डिंग के अनुसार साम्य या संतुलन विश्राम अथवा अनुपस्थिति की स्थिति है जिस पर विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे को निष्प्रभावित कर देती है और गति कोई शुद्ध प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। बाजार संतुलन में मांग बराबर होता है डिमांड बराबर सप्लाई होती है, ठीक है। डेफिनेशन कोड क्या कहता है? इक्विलिब्रियम इज ए पोजीशन ऑफ रेस्ट इन विच देयर इज नो नेट टेंडेंसी टू मूव, ठीक है। बिहार बोर्ड में अर्थशास्त्री की परिभाषा से 2-3 प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं, ये आपको डिनोट किया गया, ये पढ़ लीजिएगा, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है ये। आइए क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। व्यवसाय व्यवस्था की जोखिम सहने के बदले में इंटरप्रेनर क्या प्राप्त करता है? 13 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमें जब व्यवसाय व्यवस्था की जोखिम सहने के बदले में इंटरप्रेनर क्या प्राप्त करता है? तो लाभ होता है इसका 13 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट करेगा, ठीक है। क्या है इसका? देखिए उत्पादन के 4 मुख्य साधन होते हैं, 4 मुख्य साधन होते हैं। कौन कौन? एक तो लैंड होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा और इंटरप्रेनर होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ें होता है उत्पादन के, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ अनिश्चितता एवं जोखिम उठाने का पुरस्कार है, ठीक है। फैक्ट चार्ट क्या है? साधन आय बराबर लगान प्लस मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लाभ होता है। इजी रिमेंबर कीजिएगा, जोखिम का इनाम लाभ होता है, रिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का पहला प्रयास किया था? तो इसका आंसर कौन होगा? राष्ट्रीय आय का पहला प्रयास किसने किया लेखांकन का? तो 14 नंबर का क्या होगा इसका? 14 नंबर का ग्रेगरी किंग होगा। ग्रेगरी किंग क्या है? ये 1496 में दिए थे। राष्ट्रीय आय लेखांकन का सबसे पहला ऐतिहासिक प्रयास इंग्लैंड में ग्रेगरी किंग द्वारा वर्ष 1696 में किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आधुनिक वैज्ञानिक राष्ट्रीय आय लेखांकन का श्रेय
साइमन कुजनेट्स को जाता है। नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। भारत में प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंडिया कॉन्टेक्स्ट में क्या है? भारत में स्वतंत्रता के बाद 1949 में राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा, इसी में आया था पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 आया था, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना आया था। ठीक है, विश्व स्तर पर प्रथम प्रयास ग्रेगरी किंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोपोली फिर पूछ रहा है। मोनोपोली क्या है, तो कैसा होता है? तो क्या होता है? ई इज लेस देन 1 होता है। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक क्या हुआ? ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। ये एक अधिकार बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है, यानी किसी वस्तु पर एक ही आदमी का अधिकार होगा, इसी को बोलते हैं क्या? एक अधिकार। मार्केट कंपैरिजन क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण लोचदार। एक अधिकार कम लोचदार या ऋणात्मक होगा, दूसरा एक अधिकार अधिक लोचदार, ये होगा। एक अधिकार में AR इज लेस देन MR होता है। क्वेश्चन नंबर 16, इकोनॉमिक ग्रोथ की अवधारणा अर्थशास्त्र में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? कौन किया था इसमें? इसका ऑप्शन नंबर A होगा, B होगा, C होगा, कौन होगा? इसका सैमुअल्सन ने किया था। ठीक है, प्रस्तुत किसके द्वारा हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ सैमुअल्सन द्वारा। क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ? देखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र में विकास वृद्धि आधारित ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन अवधारणा प्रोफेसर पॉल सैमुअल्सन द्वारा दी गई। ठीक है, अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषा क्या होता है? धन आधारित, वेल्थ किसने दिया? एडम स्मिथ। वेलफेयर अल्फ्रेड मार्शल। स्कार्सिटी लियोनेलिस रॉबिन्स 1932 में। और ग्रोथ की बात करते हैं सैमुअल्सन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, याद करने वाला है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? सैमुअल्सन ने साधनों के आवंटन एवं समय के साथ आर्थिक वृद्धि दोनों को शामिल किया। बोर्ड एग्जाम चार्ट, ये चारों परिभाषाएं बोर्ड परीक्षा में मिलान मैच में आती है, देख लीजिएगा ये। ठीक है, पूछ रहा है ये कैपिटल अकाउंट किसके अंतर से संबंधित है? तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। क्या कहता है ये? इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का भुगतान पूंजीगत खाता उन सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का भविष्य रखता है जिससे किसी देश की परिसंपत्तियां तथा दायित्व की स्थिति में परिवर्तन आता है। इसका घटक क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, विदेशी ऋण एवं बैंकिंग पूंजी। कंपोनेंट चेक में क्या होता है? चालू खाता पर क्या होता है? वस्तु सेवाएं हस्तांतरण आय होता है। पूंजीगत खाता परिसंपत्ति और देनदारियों का हस्तांतरण। बोर्ड फैक्ट, विदेशी भूमि खरीदना FDI पूंजीगत खाते का भाग है। 18 नंबर क्वेश्चन, कुल उपभोग और कुल आय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं, APC। क्या है ये? 18 नंबर देखते हैं। औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कुल उपभोग व्यय तथा कुल आय अनुपात दर्शाती है। इसका एग्जाम्पल दिया गया, देख लीजिएगा। ये रिलेशन फार्मूला है, APC प्लस PS बराबर 1। ठीक है, मेमोरी ट्रिक याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसने सबसे पहले स्फीति अंतराल की अवधारणा प्रस्तुत की? किसने किया था? तो जेम किन्स ने किए थे। 19 का B हो जाएगा आंसर इसका। 19 का B 1940 में किए थे। स्फीतिक अंतराल की अवधारणा लॉर्ड जॉन मेनार्ड किन्स। ठीक है, जेम किन्स द्वारा 1940 में किया गया था। इनका पुस्तक कौन है? हाउ टू पे फॉर द वार। ठीक है, परिभाषा क्या कहता है? जब पूर्ण रोजगार स्तर पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से अधिक हो जाती है तो इस आधिपत्य को क्या कहते हैं? स्फीतिक अंतराल कहते हैं। इसमें केवल कीमतें बढ़ती है, उत्पादन नहीं। गैप कंडीशन क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहता है। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप की अवधारणा किन्स ने ही दी थी। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, बैलेंस पेमेंट का घाटा किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो
कौन कौन होगा इसमें से? इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन ये सही है, एक्सपोर्ट प्रमोशन ये भी सही है, प्रोडक्शन इंक्रीज ये भी सही, यानी इनमें से सभी सही हो जाएगा। क्या कहता है इसका एक्सप्लेनेशन, क्या कहता है? ये ऑल ऑफ दीज होगा। भुगतान संतुलन के घाटे जब विदेशी भुगतान इज लेस देन होगा विदेशी प्राप्तियों से, ठीक है, को सुधारने के लिए ये सभी उपाय आवश्यक है। आयात प्रतिस्थापन, विदेशी वस्तु के स्थान पर देश में उत्पादन करने के आयात घटाना। निर्यात संबंध, देश के निर्यातों को प्रोत्साहन देकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करना। उत्पादन वृद्धि, घरेलू वस्तु की आपूर्ति बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण और निर्यात क्षमता बढ़ाना। एक्स्ट्रा मेजर क्या है? मुद्रा का डिवैल्यूएशन भी निर्यात बढ़ाकर बैलेंस ऑफ पेमेंट घाटा दूर करने में सहायक है। बोर्ड पैटर्न, जब विकल्पों में उपयुक्त सभी हो तो तीनों बिंदु की उपयुक्तता जांचना चाहिए, ठीक है, ये बोल रहा है। किस बाजार स्थिति में AR बराबर MR औसत संप्रीति प्राप्त होता है? कौन सी बाजार में प्राप्त होता है? तो इसका कौन होगा? इसका होगा परफेक्ट कंपटीशन होगा, ठीक है। आंसर देखिए, इसका C होगा परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकार होती है। उद्योग द्वारा निर्धारित स्थिर कीमत पर फर्म जितनी चाहे इकाइयाँ बेच सकती है, और चूँकि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई समान कीमत पर बिकती है, इसलिए एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू होता है। यह मार्क हॉरिजॉन्टल एक्स अक्ष के समानांतर होता है। रेवेन्यू कंडीशन क्या है? जब परफेक्ट कंपटीशन होगा तो प्राइस बराबर AR बराबर MR होगा। एकाधिकारात्मक होगा तो AR इज लेस देन MR होगा। मेमोरी ट्रिक क्या है? पूर्ण जब बराबरी करेगा तो AR बराबर होगा MR। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गणितीय संबंध नहीं है? 22 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछता है? गणितीय संबंध नहीं है। ये थोड़ा सा आपको देखने वाला क्वेश्चन है, और ये इसमें एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, थोड़ा सा फार्मूला है, देख लीजिएगा फार्मूला। यहाँ पे इसका फार्मूला है, ये दिया गया है। फैक्ट, MRS और AR दोनों सूत्रों को कॉपियों में नोट कर लीजिए, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे होता है? नरसिम्हन समिति कौन है? बैंकिंग सुधार से। ये BPSC में भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। नरसिम्हन समिति, ठीक है, बैंकिंग सुधार से आए। क्या है नरसिम्हन समिति, समझते हैं। भारत में वित्तीय बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए M नरसिम्हन की अध्यक्षता में दो महत्वपूर्ण, एक तो नरसिम्हन समिति 1991 में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए SLR और CRR घटाना, ब्याज दर उदारीकरण, ठीक है। नरसिम्हन समिति 1998 में भी आया। बैंकिंग संरचना सुधार और NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। जब बैंक से हम ऋण लेते हैं तो उसको 90 दिन में उसका ब्याज भुगतान, अगर 90 दिन तक ब्याज भुगतान नहीं आता है तो उसको NPA घोषित किया जाता है। यही बोल रहा है NPA, ठीक है। रिलेटेड कमेटी की रिकमेंडेशन, CRD और SLR की दरों में कमी तथा निजी बैंकों को प्रवेश की अनुमति है। और ये क्या कहता है? रिलेटेड कमेटी, कर सुधार, फिर कर सुधार कौन लेके आए? राजा चलैया समिति लेके आए। ये लुसेंट में भी दिया गया है, लुसेंट में भी देता है ये। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? बताइए। 1995 में आया। बैंकिंग लोकपाल 14 जून 1995 में आया। बैंकिंग लोकपाल योजना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 14 जून 1995 अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत लागू की गई। उद्देश्य क्या था बैंकिंग लोकपाल योजना लाने का? ग्राहक सेवाओं में कमियों तथा बैंक शिकायतों का त्वरित एवं निःशुल्क समाधान करना था इसका। वर्तमान में इसे एकीकृत लोकपाल योजना 2021 में विलय कर दिया गया है, ठीक है। अथॉरिटी क्या करता है? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जानते हैं बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति RBI करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1995 में भारत में इंटरनेट शुरुआत प्लस बैंकिंग लोकपाल योजना आया, ये याद रखिए। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक बाजार में दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? फर्म के संतुलन के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो AR बराबर MR नहीं होगा ये, ठीक है। MR बराबर MC सही है, ठीक है।
MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, ये भी सही है, यानी इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? किसी भी बाजार के में फर्म के संतुलन के लिए दो आवश्यक शर्त पूरी होनी चाहिए। कौन कौन? फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन होता है, ठीक है। सेकंड क्या है? सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में क्या होता है? सीमांत आगम बराबर सीमांत आगत लागत होता है। द्वितीय कोटि शर्त में MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे, ये होता है स्लोप। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहते हैं? नेसेसरी MR बराबर MC और सफिशिएंट MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन अलर्ट देखिए, यह फर्म के संतुलन का सिद्धांत 5 अंकों वाले प्रश्न के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 26, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किसने दिया था? तो बहुत बार पढ़ चुके हैं। कौन दिया था? जेम्किंस, सही है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जेम्किंस दिए थे, ठीक है। ये क्या है? जेम्किंस ने वर्ष 1936 में युगांतरकारी पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक के प्रकाशन से ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म पृथक शाखा के रूप में हुआ। जेम्किंस ने समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्लासिकल कंपैरिजन क्या है? एडम स्मिथ 1776 वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। एडम स्मिथ ने दी है वेल्थ ऑफ नेशन और जेम्किंस ने जनरल थ्योरी दी है। बोर्ड रिपीटेड है, हमेशा ये रिपीट करता है क्वेश्चन। अब बार बार हम भी देख रहे हैं कि रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। आइए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत बचत प्रवृत्ति में कौन सा संबंध सत्य है? 27 नंबर क्वेश्चन। MPC प्लस MPS 0 नहीं होगा, MPC प्लस MPS इज ग्रेटर देन 1 नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर MPC प्लस MPS बराबर 1, ये सही होगा। इसका आंसर C सही होगा। आइए C का क्या है? ये C सही है। आय में परिवर्तन केवल दो भागों में बांटता है, उपभोग में परिवर्तन तथा बचत में परिवर्तन। इसी प्रकार APC प्लस APS बराबर 1 होता है। न्यूमेरिकल फार्मूला है, यदि MPC 0.75 दिया है तो MPS बराबर 1 होता है, तो इसमें से माइनस करेंगे तो 0.25 आएगा। मेमोरी रूल, कमाई के दो रास्ते होते हैं, खर्च या बचत, ठीक है। दोनों का जोड़ 100% हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा, ये बताता है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध व्यक्त करता है। कौन सा करता है? मांग का नियम नहीं, पूर्ति का लोच नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ये सही होगा। सप्लाई पूर्ति के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर कैटरिस पैरिबस, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा भी बढ़ जाती है तथा कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। अतः कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच प्रत्यक्ष डायरेक्ट पॉजिटिव संबंध होता है, इसलिए पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, ठीक है। कंट्रास्ट कंपैरिजन क्या है? मांग की नियम ऋणात्मक, ठीक है। पूर्ति का नियम धनात्मक। और सेलर व्यू पॉइंट क्या कहता है? उत्पादक हमेशा ऊंची कीमत पर अधिक बेचकर लाभ कमाता है, ये बोल रहा है। 29 नंबर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सूत्र निम्न में से कौन सा है? कितना बार क्वेश्चन ये आ चुका है, कितना बार बता चुका हूँ। डेल्टा C बटा डेल्टा Y होता है। ये फार्मूला आप देख लीजिएगा, याद थोड़ा सा देखिएगा क्या है, न्यूमरेटर में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ति की लोच के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पूछ रहा है, तो इसका कौन सा होगा? अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः लोचदार नहीं होगी। पूर्ति की लोच को तीन भागों में नहीं, ये पूर्ति लोच वस्तु की प्रकृति पर निर्भर, ये भी नहीं होगा। इसका ये होगा, तो पूर्ति लोच की माप की मुख्य दो विधियाँ है, ठीक है। आइए इसका आंसर डी होगा। पूर्ति लोच की मान E बराबर S को मापने की दो प्रमुख विधियाँ है, परसेंटेज मेथड और जियोमेट्रिक मेथड होता है, ठीक है। ये देखिए जियोमेट्रिक रूल क्या है। यदि वक्र मूल बिंदु ओरिजिन से निकले तो E बराबर 1 होगा, यदि Y अक्ष को काटे तो E इज लेस देन 1 होगा, यदि X अक्ष को काटे तो E इज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन पूछता है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगी
तब सीमांत उपयोगिता होती है, क्या होगी? धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, शून्य होगा, इनमें से तो इसका शून्य होगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 31 का शून्य होगा सही। ठीक है, जब mu इज लेस देन 0 धनात्मक होगा, tu घटती दर से बढ़ती है। ठीक है, ये है। जब tu अधिकतम होती है तो mu बराबर 0 होगा, पॉइंट ऑफ STT। ठीक है, जब उपभोग आगे भी जारी रहे तो mu इज ग्रेटर देन 0 ऋणात्मक और tu घटने लगती है। मैथमेटिकल रिलेशन ये है आपका। मेमोरी रूल क्या है? पेट पूरा भर गया तो अगली रोटी की भूख 0। ठीक है, जब पेट भर जाएगा तो भूख 0 लगेगा, वहीं बताता है इसका। ठीक है, 32 नंबर, सबसे पहले किसने माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था? कितना बार आया है? रेगनर फ्रिश ने किए थे माइक्रो। चलिए देखिए, माइक्रो रेगनर फ्रिश 1933। नॉर्वे के प्रसिद्ध शास्त्री थे। कहाँ के थे ये? नॉर्वे के थे रेगनर फ्रिश। ठीक है, ओस्लो यूनिवर्सिटी में वर्ष 1933 में सबसे पहले अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया, एक तो माइक्रो और दूसरा मैक्रो का शब्दों का। ठीक है, जब उन्होंने 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, जीन टिनबर्गेन के साथ मिला। ठीक है, इटिमोलॉजी क्या कहता है? ग्रीक वर्ड माइक्रोज यानी स्मॉल, माइक्रो का मतलब क्या हो गया? स्मॉल हो गया, और ग्रीक वर्ड मैक्रोस यानी लार्ज, ये ग्रीक वर्ड है, याद रखिएगा। माइक्रो और माइक्रोज ये दोनों क्या है? ग्रीक वर्ड है। किसने दिया? तो रेगनर फ्रिश ने दिया। बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बार बार क्वेश्चन पूछता है। 1933 रेगनर फ्रिश, नाम और वर्ष दोनों याद रखिए। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी प्राइस मैकेनिज्म का आधार लिया जाता है, पूछ रहा है। तो क्या होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था तो होगा नहीं, साम्यवादी भी नहीं होगा, मिश्रित भी नहीं होगा, इसका कैपिटलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 33 का बी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, क्या कहता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में केंद्रीय आर्थिक समस्याएं क्या, कैसे, किसके लिए उत्पादन करे, समाधान कीमत यानी प्राइस मैकेनिज्म मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतः होता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, लेजेज फेयर होता है। समाजवादी निर्णय केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं, सेंट्रल प्लानिंग। सेंट्रल फीचर क्या है? कैपिटलिस्ट होगा तो प्राइज मैकेनिज्म एंड प्रॉफिट होगा। दूसरा सोशलिस्ट होगा तो प्लानिंग एंड पब्लिक वेलफेयर होगा। मिक्स्ड होगा तो को एग्जिस्टेंस ऑफ बर्थ करेगा। ठीक है, कीमत तंत्र इनविजिबल हैंड और एडम स्मिथ, किसने दिया था? एडम स्मिथ ने। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार अर्थशास्त्र वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त आर्थिक विधा चक्कर लगाती है? क्या है ये? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा जेम कीन्स, की रॉबर्टसन होगा, कि अल्फ्रेड मार्शल होगा, कि कौन सा दिया था? हार्ट्रे। कौन सा इसका ऑप्शन होगा 34 का? इसका अल्फ्रेड मार्शल इसका आंसर हो जाएगा 34 का। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने धन के स्थान पर मानव कल्याण को केंद्र में रखा। उन्होंने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाता है। अर्थशास्त्र में धन, मुद्रा तथा मानव कल्याण का केंद्रीय महत्व रेखांकित करते हुए। ठीक है, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखिए। एक फेमस कोट्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इन्होंने मार्शल ने दिया। ठीक है, कल्याणकारी परिभाषा किसने दिया? प्रोफेसर मार्शल ने ही दिया, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होगा? समाजवादी की जब भी बात करेगा तो वेलफेयर यानी अधिकतम लोक कल्याण। क्या है समाजवादी? देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिस्ट इकोनॉमी में उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज अथवा सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, इस प्रणाली में प्राइवेट प्रॉफिट का स्थान गौण होता है यानी न्यूनतम होता है, तथा प्राथमिक उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का अधिकतम सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर सुनिश्चित करना होता है। उदाहरण भूतपूर्व सोवियत संघ। ठीक है, यूएसएसआर थे समाजवादी। कंपैरिजन टेबल, पूंजीवादी अधिकतम लाभ करेगा, समाजवादी क्या करे? अधिकतम लोक कल्याण की बात करेगा, और मिश्रित क्या करे? लाभ और कल्याण दोनों को संतुलन रखेगा। बोर्ड फाइनल 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के इस सेट को
रिवीजन शीट की तरह इस्तेमाल करें, ठीक है, ये कहता है। चलिए ये हाँ, अगर आपको ये पसंद आया होगा तो सबसे पहले तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर थोड़ा सा और पसंद आया होगा तो शेयर कर दीजिएगा, किसी दूसरे बच्चों को भला हो जाएगा। दूसरा चीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, डेली आपको क्लास अपडेट मिलेगा। कमेंट करके बताइएगा हमारा क्लास कैसा लगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल पार्ट 2 आएगा, इसका पार्ट 2 इसका आएगा। चलिए।